हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर सुधाकर सिंह, सहायक प्राध्यापक चंद्रभानु गुप्ता कृषि, स्नातकोत्तर महाविद्यालय बख्शी का तालाब, लखनऊ। आज हम बात करने वाले हैं फार्मिंग बेस्ड लाइवलीवुड सिस्टम्स से रिलेटेड आपका जो पार्ट है, पार्ट नंबर 21, जिसका टॉपिक है आपका रोल ऑफ फार्मिंग बेस्ड लाइवलीवुड एंटरप्राइजेज in 21st century in view of circular economy, green economy, climate change, digitalization and changing lifestyle। तो इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि रोल ऑफ फार्मिंग बेस्ड लाइवलीवुड एंटरप्राइजेज इन द 21st सेंचुरी। मतलब जो आपका 21st सेंचुरी चल रही है, जो आपकी 21वीं सदी चल रही है, 21वीं सदी में जो आपके कृषि आधारित जो आपके आजीविका उद्यम है, जो आपके लाइवलीवुड एंटरप्राइजेस हैं, उनकी क्या भूमिका है, तो इसको लेकर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीवुड एंटरप्राइजेज आर ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम बेसिक फूड प्रोड्यूसर्स टू मल्टी फंक्शनल एजेंट्स क्रिटिकल फॉर ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी। तो अगर हम बात करें कि जो आपके कृषि आधारित आजीविका उद्यम हैं, वो बुनियादी खाद्य उत्पादकों से वैश्विक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बहुक्रियाशील कारकों में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहे हैं। Their role in the 21st century is defined by their capacity to address major challenges, ecological, climatic and social, by integrating principles from the circular economy, green economy and digitalization, all while catering to evolving consumers lifestyles। तो अगर हम 21वीं सदी में बात करें तो ये जो आपके उद्यम हैं, जो आपके कृषि आधारित आजीविका उद्यम हैं, तो इनकी जो भूमिका है 21वीं सदी में, जो इनकी भूमिका है वो कहीं ना कहीं आपका क्या है, सर्कुलर, मतलब एक वृत्ताकार इकोनॉमी, एक वृत्ताकार अर्थव्यवस्था है, एक ग्रीन इकोनॉमी, एक जो एक हरित अर्थव्यवस्था होती है, और डिजिटलाइजेशन, तो कहीं ना कहीं डिजिटलीकरण भी है, के सिद्धांतों को एकीकृत करते हुए जो आपकी प्रमुख चुनौतियां हैं, जैसे आपका पारिस्थितिकी है, पारिस्थितिक तंत्र है, आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस जो आपकी हैं, आपका जैसे जलवायु है, और जो आपका जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल का मतलब जो आपकी सामाजिक कोई भी समस्याएं हों का समाधान करने की उनकी क्षमता को परिभाषित करने का काम करती है। उनकी क्षमता इससे कहीं ना कहीं क्या होती है, परिभाषित होती है। और साथ ही साथ जो आपका विकसित होती उपभोक्ता जीवन शैली की आवश्यकताओं को भी पूरा करती है। कौन? जो आपका कृषि आधारित आजीविका के जो आपके सिद्धांत हैं, उनकी भूमिका यहाँ पर दर्शाई जाती है। तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट की बात करें सर्कुलर एंड ग्रीन इकोनॉमी कैटलिस्ट की, मतलब चक्रीय और हरित अर्थव्यवस्था उत्प्रेरकों की अगर हम बात करें तो इसमें आपका क्या आता है कि फार्मिंग बेस्ड लाइवलीवुड एंटरप्राइजेज आर फंडामेंटल इन मूविंग अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल लिनियर टेक एंड मेक डिस्पोज एग्रीकल्चरल मॉडल टू वन दैट इज रीजनरेटिव एंड रिसोर्स एफिशिएंट। तो जो आपका फार्मिंग बेस्ड लाइवलीवुड एंटरप्राइजेज हैं, वो क्या है, आपका पारंपरिक हैं, रैखिक हैं, ले बनाए निपटान, मतलब टेक मेक डिस्पोज करने वाली हैं, कृषि मॉडल से हटकर पुनर्योजी और संसाधन कुशल कृषि मॉडल की ओर बढ़ने में मौलिक भूमिका निभाने का काम करता है। इसके बाद इसमें अगर हम बात करें, जो सबसे पहला आपका है सर्कुलर इकोनॉमी, रिसोर्स रिसाइकलिंग एंड जीरो वेस्ट। तो सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या है, रिसोर्स रिसाइकलिंग एंड जीरो वेस्ट, मतलब वृत्ताकार अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है कि जो आपके संसाधन हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्या होता है, उनका पुनर्चक्रण होता है, उनका रिसाइकलिंग होता है, वो कहीं ना कहीं आपका जो जीरो वेस्ट होता है वो इसमें निकलता है आपका, किसमें, सर्कुलर इकोनॉमी में। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है क्लोज्ड लूप सिस्टम। तो क्लोज्ड लूप सिस्टम का मतलब क्या है, बंद लूप प्रणालियाँ जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें अगर फार्मिंग बेस्ड लाइवलीवुड एंटरप्राइजेज की हम बात करते हैं, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीवुड एंटरप्राइजेज एडॉप्ट इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। तो
जो आपका फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड एंटरप्राइजेज है उसके थ्रू हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम लेने का काम करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल डेयरी, बायोगैस एंड वर्मी कंपोस्ट, राइस प्लस फिश और डक, where the waste byproduct of one enterprise become a valuable input for another. For example, cattle dung is used for biogas production and the residual slurry is used for vermicomposting or directly as nutrient rich organic manure for crops. तो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका एकीकृत कृषि प्रणाली मतलब आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो आईएफएस में हम क्या करते हैं, हम डेयरी पालन करते हैं, बायोगैस भी लगाते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग भी करते हैं, पैडी कल्टीवेशन भी करते हैं और पैडी कल्टीवेशन के साथ साथ हम मछली पालन और बतख पालन का भी काम इसमें करने का काम करते हैं या कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइजेज। तो इंटीग्रेट करते हैं, इसमें को अपनाते हैं, अपनाने का काम करते हैं आईएफएस मॉडल के थ्रू। ये सारी चीज़ें हम लोग करने का काम करते हैं। जहां एक उद्यम का अपशिष्ट, मान लीजिए किसी उद्यम का जो अपशिष्ट है, जो उपोत्पाद है जिसको हम लोग बाई प्रोडक्ट बोलते हैं, दूसरे के लिए एक मूल्यवान इनपुट बन जाता है। तो किसी एक चीज़ का जो बाई प्रोडक्ट निकलता है उसको हम किसी दूसरी चीज़ में एज अ इनपुट इस्तेमाल करने का काम करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम मान लें कि जैसे आपके मवेशी हैं, मवेशियों के गोबर का उपयोग बायोगैस उत्पादन के लिए किया जाता है। तो उसको हम लोग बायोगैस उत्पादन के लिए, जो मवेशी होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनके गोबर का इस्तेमाल हम लोग बायोगैस उत्पादन के लिए करते हैं। और अवशिष्ट घोल का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग के लिए या सीधे फसलों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर जैविक खाद के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो भी आपका स्लरी निकलता है उसको हम वर्मी कंपोस्टिंग के लिए या सीधे हम लोग एज अ मैन्योर उसको क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है वैल्यू रिकवरी की यहाँ पर बात होती है। तो वैल्यू रिकवरी में हम लोग क्या करते हैं, दे रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज एंड क्रिएट सेकेंडरी products through processing and value addition. Example, converting surplus fruits into jam, juices or crop residues into briquettes for fuel, maximizing the value extracted from initial production. तो अगर हम वैल्यू रिकवरी की बात यहाँ पर करते हैं तो इसका क्या मतलब है, वैल्यू रिकवरी का क्या मतलब होता है कि जो भी आपका मान लीजिए प्रोड्यूस है, कटाई के बाद होने वाले जो नुकसान है उसको कम करने का काम करता है। वैल्यू रिकवरी का मतलब क्या है, मान लीजिए आपने किसी प्रोड्यूस को आपने कट किया या हार्वेस्ट किया, तो उस प्रोड्यूस को हम मार्केट नहीं ले जा पाते हैं और आपका प्रोड्यूस क्या होता है, वो ख़राब हो जाता है या पेरिसेबल नेचर का होता है, तो सड़ के वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाता है अगर आप उसकी अच्छे से मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो इसकी जगह पर हम लोग वैल्यू, जो उसका वैल्यू है उसको रिकवरी करने के लिए हम लोग उससे डिफरेंट पोस्ट हार्वेस्ट जो प्रोसेसिंग है उसको करके हम लोग उसमें वैल्यू एडिशन का काम करने का काम करते हैं। तो कटाई के बाद होने वाले नुकसान को हम कम करते हैं। कैसे कम करते हैं, और प्रसंस्करण और जो मूल्य संवर्धन है उसको करने का काम करते हैं। जैसे अतिरिक्त फलों को जैम जूस में बदलना, अतिरिक्त फलों को जैम जूस में बदल सकते हैं, या फसल अवशेषों को ईंधन के लिए ब्रिकेट में भी बदला जा सकता है, के माध्यम से हम लोग द्वितीयक उत्पाद बनाने का काम करते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे प्रारंभिक उत्पादन से निकाले गए मूल्य को अधिकतम आपको किया जा सकता है। कहीं ना कहीं आप वैल्यू रिकवरी करने का काम करते हैं या वैल्यू ऐड करने का काम करते हैं अपने प्रोड्यूस में। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है नंबर 2, ग्रीन इकोनॉमी। यहाँ पर हम बात करेंगे ग्रीन इकोनॉमी की। अब ग्रीन इकोनॉमी में आपका क्या आता है, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड लो कार्बन फार्मिंग। मतलब हरित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, अगर हरित अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं तो उससे आप कैसे रिलेट करेंगे चीज़ों को। तो इसमें आपका सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब एक सतत विकास की बात आती है, एक टिकाऊ विकास की बात आती है। और कौन सी बात आती है आपकी, लो कार्बन फार्मिंग, मतलब कहीं ना कहीं निम्न कार्बन खेती होनी चाहिए इसके अंतर्गत। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है ग्रीन इकोनॉमी में,
मतलब हरित अर्थव्यवस्था की यहाँ पर बात होती है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आपका आता है वो है रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन। दे यूज सोलर पावर्ड इरीगेशन एंड स्मॉल स्केल बायोगैस प्लांट्स जो कि आपके फ्यूल्ड बाय फार्म वेस्ट, reducing reliance on fossil fuels and lowering the farm carbon footprint। तो नवीनीकरणीय ऊर्जा एकीकरण की अगर यहाँ पर बात हो रही है, रीन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन की अगर यहाँ पर बात हो रही है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सौर ऊर्जा चालित जो आपके सिंचाई के यंत्र होते हैं उनका इस्तेमाल हम लोग इसमें करते हैं, और छोटे पैमाने के जो बायोगैस संयंत्र होते हैं, खेत के जो खेत का आपका कचरा होता है उससे संचालित होते हैं। तो ये रिन्यूएबल सोर्सेज हैं आपके, इनको इंटीग्रेट करने का काम हम लोग करते हैं, का उपयोग करते हैं, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता जो होती है आपकी कम होती है। जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं उन पर आपकी निर्भरता क्या होती है, कम होती है, और जो खेत का कार्बन उत्सर्जन है वो कहीं ना कहीं आपका क्या होता है, कम होता है। तो जो फॉसिल फ्यूल्स पे निर्भरता कम आप करेंगे तो कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल्स एमिशन में भी आप कमी लाने का काम करेंगे। इसमें आपका नंबर सेकंड जो पॉइंट आ रहा है वो है आपका इको फ्रेंडली इनपुट्स की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इको फ्रेंडली इनपुट्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें क्या होता है, दे प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रो इकोलॉजी and permaculture which reduce dependence on systemic fertilizers and pesticides, minimizing environmental pollution and supporting biodiversity conservation। तो इको फ्रेंडली इनपुट की अगर हम यहाँ पर बात करें, पर्यावरण अनुकूल जो आप इनपुट देने का काम करते हैं उसकी अगर हम यहाँ बात करें, तो वे जैविक खेती, मतलब अगर हमको इको फ्रेंडली इनपुट देना है तो हमको डिपेंड किस पे होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आना पड़ेगा, जैविक खेती आपको करनी पड़ेगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर भी बोल सकते हैं। तो जैविक खेती अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं जो इनपुट आप देने का काम करेंगे वो आपका क्या होगा, पर्यावरण के अनुकूल होगा। तो जैविक खेती कृषि पारिस्थितिकी और पर्माकल्चर को बढ़ावा देते हैं हम, किसमें, आपका इको फ्रेंडली इनपुट के अंतर्गत। तो इसमें क्या होता है, जो आप सिंथेटिक जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं, जो आपके इंसेक्टिसाइड्स हैं, तो फर्टिलाइजर्स पर, इंसेक्टिसाइड्स पर जो आपका निर्भरता है उसको आपको कम करना होता है। कहीं ना कहीं हम उस पर अपनी जो निर्भरता है उसको क्या करते हैं, कम करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण को कम करते हैं। जब हम लोग फर्टिलाइजर्स और जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं और हर्बिसाइड्स हैं, अगर उनका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम जो पर्यावरण प्रदूषण है, पर्यावरण को हम लोग बचाने का काम करते हैं। और जो आपका बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, उसका भी हम लोग संरक्षण करने का काम करते हैं, और उसको भी हम लोग बायोडाइवर्सिटी को, जैव विविधता को हम लोग संरक्षित करते हैं। इसके बाद आपका आता है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडॉप्टेशन। तो जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलता की हम लोग अब बात करेंगे। तो इसमें आपका क्या होता है, इसमें है एज वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल सेक्टर्स एग्रीकल्चर मस्ट बोथ एडॉप्ट टू क्लाइमेट शॉक्स एंड एक्टिवली मिटिगेट इट्स ओन ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो अगर हम सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक होने के नाते अगर हम बात करें, तो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। कृषि को जलवायु झटकों के अनुकूल होना होगा, और साथ ही साथ अपने जो ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है, जो उत्सर्जन है, को सक्रिय रूप से कम करना होगा। तो ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें सबसे पहला जो आपका पॉइंट है उसकी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये पॉइंट क्या कहता है कि मिटिगेशन का मतलब है कहीं ना कहीं रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में जो कमी लाना है उसी को हम लोग मिटिगेशन बोलते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन पृथक्करण की यहाँ पर बात की जाएगी। तो इसमें क्या होता है, इम्प्लीमेंटिंग रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लाइक no-till, conservation tillage and cover cropping significantly improves soil health,
लीडिंग टू ग्रेटर सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन स्टोरेज। तो कार्बन पृथक्करण की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो इसमें आपका क्या होता है, इम्प्लीमेंटिंग रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। तो पुनर्योजी कृषि पद्धतियों जैसे क्या हो सकता है, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या क्या हो सकता है, जैसे आपका क्या होता है, बिना जुताई के, मतलब नो टिल, आपको जुताई नहीं करनी है, बिना जुताई के आपको कल्टीवेशन करनी है। आपको कवर क्रॉपिंग करनी है, मतलब संरक्षण जुताई करनी है। और कहीं ना कहीं कंजर्वेशन टिलेज, मतलब आपको संरक्षण जुताई करनी है। और कवर क्रॉपिंग का इस्तेमाल करना है, मतलब आवरण फसलों को भी आपको उगाना है। इससे क्या होगा, जो आपका मृदा स्वास्थ्य है, मृदा स्वास्थ्य में आपका उल्लेखनीय सुधार होता है। मतलब आपकी जो मृदा, जो आपकी सॉइल का जो हेल्थ होता है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। इससे क्या होता है, जिससे मृदा में कार्बनिक, जो आपका कार्बन है उसका जो भंडारण है वो कहीं ना कहीं आपका इम्प्रूव होता है, बढ़ता है। तो आपको कहीं ना कहीं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। आप कम जुताई करिए, आप कंजर्वेशन टिलेज करिए। कंजर्वेशन टिलेज का मतलब है जीरो टिल या मिनिमम टिलेज का आपको इस्तेमाल करना है। और आपको कवर क्रॉपिंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इससे आप क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कार्बन जो आपका स्टोरेज है आप अपनी सॉइल में इम्प्रूव करने का काम करते हैं। इसके बाद आपका आता है एग्रो फॉरेस्ट्री। इसमें कृषि वानिकी का मतलब है इंटीग्रेटिंग ट्रीज एंड श्रब्स इनटू क्रॉप्स एंड एनिमल फार्मिंग सिस्टम्स एक्ट्स एज अ लॉन्ग टर्म कार्बन सिंक व्हाइल प्रोटेक्टिंग सॉइल। तो पेड़ों और झाड़ियों को फसल और पशुपालन प्रणालियों में एकीकृत करना मृदा की रक्षा करते हुए दीर्घकालिक कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है। तो ये जो आपका कृषि वानिकी है, जो एग्रो फॉरेस्ट्री है, इसमें क्या होता है, पेड़ों और जो आपकी झाड़ियां हैं, मतलब ट्रीज हैं, जो आपके श्रब्स हैं, को फसल और पशुपालन प्रणालियों में एकीकृत करना मृदा की रक्षा करते हुए दीर्घकालिक कार्बन सिंक के रूप में कार्य करने का काम करता है। इसके बाद आपका आता है एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन का मतलब है बिल्डिंग रिसाइलेंस। तो अनुकूलन, जिसको हम लोग एक लचीलापन निर्माण भी बोलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसके अनुकूल आपको खेती करनी होगी, एग्रीकल्चर करना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट ही है आपका क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CSA बोलते हैं। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में हम लोग क्या करेंगे, डाइवर्सिफाइंग प्रोडक्शन। एग्जाम्पल, अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, विविधता की बात करते हैं, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, कंबाइनिंग क्रॉप्स, मतलब आप क्रॉप्स का कल्टीवेशन कर सकते हैं, उसके साथ आप लाइव स्टॉक को रख सकते हैं, एंड एक्वाकल्चर एंड कल्टीवेटिंग ड्रॉट रेजिस्टेंट फ्लड टॉलरेंट क्रॉप वराइटीज एंड ब्रीड्स टू इंश्योर स्टेबल इनकम एंड फूड सिक्योरिटी डिस्पाइट एराटिक वेदर। तो जलवायु स्मार्ट अगर कृषि की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो जलवायु स्मार्ट कृषि में आपका जैसे उत्पादन में आपको क्या लाना होगा, विविधता लानी होगी। मतलब आपको डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। आप केवल एक ही सिस्टम पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, राइस व्हीट कल्टीवेशन, ये मोस्ट डोमिनेंटली कल्टीवेट किया जाता है इसको। तो उत्पादन में आपको विविधता लानी होगी। जैसे हम लोग कहीं ना कहीं फसल उत्पादन के साथ साथ आपको पशुधन भी करना होगा, पशुधन के साथ साथ और जलीय कृषि को भी आपको अपनाना होगा। कहीं ना कहीं आपको जलीय कृषि को अपनाना होगा, उसमें आपको फिश या डक कल्चर भी करना होगा। तो ये जो आपका डाइवर्सिफाई सिस्टम है, इसको आपको मोस्टली अपनाना पड़ेगा। और अनिश्चित मौसम के बावजूद स्थिर आय और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या करना होगा, सूखा प्रतिरोधी जो आपकी वैरायटीज़ हैं, जो आपकी प्रजातियां हैं, उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाढ़ सहिष्णु, जैसे आपकी फ्लड कंडीशंस में आप कौन सी फसल ले सकते हैं या कौन सी वैरायटी ग्रो कर सकते हैं, उन किस्मों को आपको चयन करना होगा। और जो भी आपकी अच्छी प्रकार की वैरायटीज़ हैं उनको आपको सेलेक्ट करके इसमें आपको इंटीग्रेट करना होगा और कहीं ना कहीं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ आपको जाना होगा। इसके बाद आपका आता है नंबर सेकंड, वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट का मतलब आपका क्या है, एम्प्लॉइंग प्रेसिजन इरिगेशन। अब प्रेसिजन इरिगेशन में आपका क्या आता है, जैसे आपका ड्रिप है,
माइक्रो स्प्रिंकलर्स है, and building rainwater harvesting structures to ensure water availability in drought prone areas। तो यहाँ पर अगर हम जल प्रबंधन की बात करते हैं, वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो जो आपके ड्रॉट एरियाज़ हैं, ड्रॉट एरियाज़ का मतलब ये है कि ड्रॉट प्रोन एरियाज़ का मतलब ये है कि जहाँ पर आपका ग्राउंड वाटर अवेलेबल नहीं है। तो सूखा प्रवण क्षेत्रों में हम क्या करते हैं, जल उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए सटीक सिंचाई की बात करते हैं। जैसे आपका ड्रिप इरिगेशन हुआ, आपका माइक्रो स्प्रिंकलर हुआ, मतलब जो अगर हम बात करें माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स की, तो दो आपके मोस्ट डोमिनेंट आपके इरिगेशन सिस्टम है, आपका पहला ड्रिप इरिगेशन, दूसरा आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो इनका इस्तेमाल करते हैं और हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग को मोस्ट डोमिनेंटली इस्तेमाल करने का काम करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है डिजिटलाइजेशन एंड इनोवेशन। तो जो आपका डिजिटलीकरण है और जो नवाचार है वो भी आपका बहुत ज़रूरी एक पॉइंट है, बड़ा पॉइंट है, सी नंबर, डिजिटाइजेशन एंड इनोवेशन। तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन्हांस एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड मार्केट एक्सेस, मार्केटिंग स्मॉल स्केल फार्मिंग मोर वायबल एंड नॉलेज इंटेंसिव। तो जो आपकी प्रौद्योगिकियां हैं, जो आपका डिजिटलाइजेशन है, तो ये क्या करता है, डिजिटल प्रौद्योगिकियां क्या करती हैं, आपकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती हैं, आपकी दक्षता को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं, पारदर्शिता और बाजार पहुंच को बढ़ाने का काम करती हैं, जिससे लघु स्तरीय खेती अधिक व्यवहार और ज्ञान प्रधान आपकी बनती है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो सबसे पहला आपका पॉइंट है प्रिसीजन फार्मिंग एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। तो प्रिसीजन फार्मिंग एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मतलब सटीक खेती और संसाधन के अनुकूल जो आप खेती करते हैं उसको हम लोग प्रिसीजन फार्मिंग और रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला आपका पॉइंट है, यूजिंग IoT सेंसर्स, ड्रोन्स एंड सैटेलाइट इमेजरी टू कलेक्ट रियल टाइम डेटा ऑन सॉइल मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट लेवल्स and pest incidence. This enables precise application of inputs, water, fertilizer only where and when needed, saving cost and minimizing environmental runoff. तो जो प्रिसीजन आपका फार्मिंग है, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन है, इसमें आपका क्या आता है कि जो आपकी मिट्टी है, मिट्टी की नमी, पोषक तत्वों के स्तर और कीटों की जो घटनाएं हैं पर वास्तविक समय के आंकड़े एकत्र करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, IoT सेंसर्स, मतलब सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं, और उपग्रह जो आपके चित्र होते हैं, जो सैटेलाइट इमेजरी होती है, उसका इस्तेमाल हम लोग इन सब डेटा को कलेक्ट करने के लिए करते हैं कि आपको कहाँ पर कितना फर्टिलाइज़र डालना है, कितना मॉइस्चर है, कहाँ पर कितना मॉइस्चर अवेलेबल है, इंसेक्ट पेस्ट का इन्फेस्टेशन कहाँ पर कैसा है। तो ये सारी डेटा जो हम लोग है उसको कलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इससे जो आपका इनपुट होता है, इनपुट मान लीजिए आपका पानी है, आपका फर्टिलाइजर्स उर्वरक है, का सटीक उपयोग केवल वहाँ और जहाँ पर आवश्यक हो वहीं पर किया जाता है, जिससे आपका क्या होता है, इससे जो आपकी लागत है, आपकी लागत बचती है, और जो आपका पर्यावरणीय जो आपका क्लाइमेटिक ड्यूरेशन है, अपवाह है, वो आपका क्या होता है, कहीं ना कहीं कम होता है, और जो क्लाइमेट पे प्रभाव पड़ता है वो आपका क्या होता है, इससे आपका रिड्यूस होता है। कहीं ना कहीं हम लोग इसमें क्या करते हैं, साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट या साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी हम इसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसके थ्रू कर सकते हैं, सेंसर्स, ड्रोन्स और जो आपके सैटेलाइट इमेज हैं उसके थ्रू। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है AI एंड बिग डेटा एनालिटिक्स प्रोवाइड फार्मर्स विद कस्टमाइज्ड डिजिटल एडवाइजरी सर्विसेज, एग्जाम्पल वेदर फोरकास्ट, ऑप्टिमल प्लांटिंग टाइम्स टू डी रिस्क प्रोडक्शन। तो AI और बिग डेटा एनालिटिक्स जो है वो क्या करता है, किसानों को उत्पादन के जोखिम को कम करने के लिए अनुकूलित डिजिटल परामर्श सेवाएं। तो AI जैसा कि है हम जानते हैं, AI और जो बिग डेटा एनालिटिक्स होते हैं, किसानों को उत्पादन के जोखिम को कम करने के लिए, प्रोडक्शन के जोखिम को कम करने के लिए
कहीं ना कहीं अनुकूलित डिजिटल परामर्श सेवाएं, जैसे आपका मौसम पूर्वानुमान, आपका बारिश कब होगा, कितना होगा, कैसे हवाएं चलेंगी, आपका ह्यूमिडिटी कितना होगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताने का काम करता है। तो मौसम पूर्वानुमान, इष्टतम रोपण समय, ये सारी जानकारी प्रदान करने का काम करता है एआई एंड बिग डेटा एनालिटिक्स। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है मार्केट लिंकेजेस एंड ट्रांसपेरेंसी की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो बाजार संपर्क और पारदर्शिता, ये आपका क्या होता है, नंबर 1 आपका जो पॉइंट है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एंड मोबाइल एप्लीकेशंस अलाउ फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड एंटरप्राइजेज टू सेल्फ directly to consumers to sell directly to consumers, farm to consumer, bypassing intermediaries, securing better prices and increasing price transparency। तो ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है आपका और जो मोबाइल एप्लीकेशन है आपके, ये क्या करते हैं, जो आपका फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड एंटरप्राइजेज हैं को बिचौलियों से बचाते हुए सीधे उपभोक्ताओं को बेचने। तो खेत से आप डायरेक्ट जो आपका उपभोक्ता होता है, जो आपका कंज्यूमर होता है, उस तक आप पहुंच बनाने का काम करते हैं। इससे क्या होता है, आपका बेहतर मूल्य सुनिश्चित होता है, आपको अच्छे से अच्छा पैसा मिलता है, बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने का काम करता है और मूल्य पारदर्शिता बढ़ाने की अनुमति देने का भी काम करता है। प्राइस ट्रांसपेरेंसी में भी जो है आपका कहीं ना कहीं पारदर्शिता बढ़ती है। तो इससे कहीं ना कहीं आपका जो डायरेक्ट आपका जो लाभ है वो आपके किसानों तक पहुंचता है, क्योंकि जो आपका प्रोड्यूस है वो आपका फार्म टू कंज्यूमर, डायरेक्ट आपके फार्म से जो प्रोड्यूस है वो कंज्यूमर तक पहुंचता है। और जो आपको पैसा है वो आपको डायरेक्ट, जो बिचौलिए होते हैं, सीधी सी बात है, आपके जो बिचौलिए अगर आप ख़त्म हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो फार्मर का जो लाभ है, जो पैसा है, वो आपका क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। नंबर 2 हम बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड टू ट्रैक प्रोड्यूस फ्रॉम द फार्म टू द कंज्यूमर, प्रोवाइडिंग verifiable information on the food's origin, production methods, example organic status, and environmental footprint, building consumer trust। तो जो आपका ब्लॉकचेन तकनीकी है, इसका जो उपयोग है खेत से उपभोक्ता तक उत्पाद को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। तो जो ब्लॉकचेन तकनीकी है उसका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, खेत से उपभोक्ता तक उत्पाद को ट्रैक करने के लिए किया जाता है, जिससे जो आपका जो भी प्रोड्यूस है उसकी उत्पत्ति, उत्पादन की विधि जैसे आपका ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है, ऑर्गेनिक स्टेटस और पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में सत्यापन योग्य जानकारी इससे क्या होती है, आपको मिलती है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इससे क्या होता है, जो आपका उपभोक्ता है, उस उपभोक्ता को जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं फार्मर पर और उसके प्रोड्यूस पर क्या होता है, बढ़ता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है नंबर डी, चेंजिंग लाइफ स्टाइल एंड कंज्यूमर डिमांड। तो बदलती जीवन शैली और उपभोक्ता मांग, इसमें आपका क्या होता है, मॉडर्न कंज्यूमर्स आर हाईली हेल्थ कॉन्शियस, ethically driven and demand transparency which fuels new entrepreneurial opportunities in farming। तो आधुनिक उपभोक्ता जो आपका है, जो मॉडर्न कंज्यूमर है, स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा क्या है, जागरूक है और नैतिक रूप से कहीं ना कहीं प्रेरित भी है, मॉरली प्रेरित भी है और पारदर्शिता की मांग भी करते हैं, कहीं ना कहीं आपका ट्रांसपेरेंसी की भी मांग करते हैं। तो कोई भी प्रोड्यूस अगर आप दे रहे हैं, कोई भी एंटरप्राइज आपने लगाया है, तो उसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता की भी मांग करते हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में नए उद्यमशीलता के अवसर कहीं ना कहीं आपके एंटरप्राइजेज, एंटरप्रेन्योरशिप के अवसर कहीं ना कहीं आपके क्या हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। तो इसमें आपका क्या है, डिमांड फॉर सस्टेनेबल एंड हेल्दी फूड। तो इसके अंतर्गत जो कंज्यूमर्स हैं वो डिमांड क्या कर रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं सस्टेनेबल एंड हेल्दी फूड की मांग कर रहे हैं वो लोग। तो उनको ऐसा प्रोड्यूस चाहिए जिसमें आपकी कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी, टिकाऊपन भी बना रहे और वो उनके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा हो। तो इसका एक जो सबसे पहला पॉइंट है, देयर इज़ अ मैसिव सर्ज इन डिमांड फॉर ऑर्गेनिक, एथिकली रेज्ड एंड क्लीन लेबल प्रोडक्ट्स, minimally
processed. Farming based livelihood enterprises that adopt sustainable certifications can command premium prices and secure niche markets. तो जो आपके ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हैं, जैविक नैतिक रूप से उगाए गए और स्वच्छ लेबल उत्पादों, जैसे आपका जिनका क्या हुआ, न्यूनतम कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग हुई हो, ऐसे प्रोड्यूस की मांग, ऐसे प्रोड्यूस मतलब जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग में हम लोग बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे प्रोड्यूस की मांग आपके मार्केट में बढ़ रही है जिनकी प्रोसेसिंग सबसे कम हुई हो। टिकाऊ प्रमाणन अपनाने वाले जो आपके फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड एंटरप्राइजेज हैं, प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने का काम करते हैं। और विशिष्ट जो आपके बाज़ार हैं, जो आपके मार्केट्स हैं, तो बाज़ारों को सुरक्षित कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कोई भी अगर आप प्रोड्यूस ले रहे हैं, वो ऑर्गेनिक हो, लेबल्ड हो, सर्टिफाइड हो और कहीं ना कहीं लेस प्रोसेस्ड हो, प्रोसेसिंग बहुत कम की गई हो, तो ऐसी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो मार्केट डिमांड है वो दिन प्रतिदिन आपकी क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और इससे कहीं ना कहीं जो फार्मर है वो अच्छा मूल्य भी ले पा रहे हैं और डायरेक्ट आपका फील्ड टू कंज्यूमर जो भी प्रोड्यूस है वो आपका बहुत ईजिली, बहुत अच्छे से पहुंच भी रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका विश्वास भी बढ़ेगा अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, द राइज ऑफ प्लांट बेस्ड डाइट्स encourages diversification into alternative protein sources. Example, mushroom farming, specialty crops. तो पादप आधारित आहार का उदय, वैकल्पिक प्रोटीन स्रोत, तो वैकल्पिक प्रोटीन स्रोत के रूप में जो आपका एक फसल आई है मशरूम कल्टीवेशन, तो जो मशरूम की खेती है और कुछ आपकी जो विशेष फसलें हैं में जो आपका विविधीकरण है, जो आपका डाइवर्सिफिकेशन है, उसको भी प्रोत्साहित करने का काम करता है। तो मशरूम कल्टीवेशन, विशेष फसलें, ये जो विविधीकरण है ये भी कहीं ना कहीं आपके डिफरेंट एंटरप्राइजेस को जन्म देता है और जो आपकी आजीविका प्रणाली है उसको इम्प्रूव करने का, उसको अच्छा करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है वो है आपका एक्सपीरियंशियल एंड लोकल फूड सिस्टम्स। तो अनुभवात्मक और स्थानीय खाद्य प्रणालियों की अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे पहला आपका पॉइंट है जिसको एक्सपीरियंशियल एंड लोकल फूड सिस्टम्स, तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, फार्मिंग एंटरप्राइजेज आर डाइवर्सिफाइंग इनटू एग्री टूरिज्म। एग्री टूरिज्म का मतलब फार्म स्टेज, फार्म टू टेबल डाइनिंग to provide urban consumers with an educational and experiential connection to their food. तो जो आपका एक फार्मिंग एंटरप्राइजेज हैं, डिफरेंट डाइवर्सिफाइड फार्मिंग एंटरप्राइजेज जो आपकी हैं, मतलब कृषि उद्यम जो आपके हैं शहरी उपभोक्ताओं को उनके जीवन से एक शैक्षिक और अनुभवात्मक जुड़ाव प्रदान करने के लिए जो आपका एक कृषि पर्यटन, जो आपका एक एग्री टूरिज्म जो आपका टर्म आया है, इसमें हम क्या करते हैं, फार्म स्टे करते हैं और फार्म के जो प्रोड्यूस हैं, फार्म टू टेबल, टेबल का मतलब हम टेबल पे उनको खिलाने के लिए, उनकी डाइनिंग के लिए ले जाने का काम करते हैं। तो ये जो विविधता है, ये जो आपका डाइवर्सिफिकेशन है, ये कहीं ना कहीं जो हमारा फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड एंटरप्राइजेज है उसमें आपका बहुत ही मददगार, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो रहा है। और इससे कहीं ना कहीं जो आजीविका है, आजीविका में भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और जो आपके रूरल पीपल हैं, जो फार्मर्स हैं, उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। दे आर स्ट्रेंथनिंग लोकल फूड सप्लाई चेन्स। एग्जाम्पल, कम्युनिटी सपोर्टेड एग्रीकल्चर, जिसको हम लोग CSA बोलते हैं, कम्युनिटी सपोर्टेड एग्रीकल्चर, रिड्यूसिंग फूड माइल्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू लोकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो ये इससे क्या होता है कि एक्सपीरियंशियल एंड लोकल फूड सिस्टम से आपका क्या होता है कि जो स्थानीय खाद्य आपूर्ति श्रृंखला है, इसमें आपका क्या है, जैसे सामुदायिक समर्थित आपकी जो कृषि है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी सपोर्टेड एग्रीकल्चर, को मजबूत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोकल फूड सिस्टम से जो आपका स्थानीय खाद्य आपूर्ति श्रृंखला है उसको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। खाद्य मिल को हम लोग कम कर रहे हैं, जो आपका
रिड्यूसिंग फूड माइल्स, उसको हम लोग खाद्य मील को कम कर रहे हैं, और स्थानीय आर्थिक स्थिरता में योगदान भी देने का काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू लोकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो लोकल जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, उसमें भी हम लोग योगदान देने का काम कर रहे हैं, जब ये आप एग्री टूरिज्म जैसे टर्म लेके आते हैं तब। इसके बाद नेक्स्ट आपका है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, द फोकस, वैल्यू एडिशन का मतलब मूल्य संवर्धन। कोई भी आपका प्रोड्यूस है 10 रुपये का है, उस 10 रुपये के प्रोड्यूस में आपने ऐसी चीज़ें ऐसे उसको प्रोसेस किया कि वो 10 रुपये की चीज़ आपकी 20 रुपीज़ की हो गई, 30 रुपीज़ की हो गई। तो यही आपका क्या होता है, मूल्य संवर्धन होता है। तो द फोकस शिफ्ट्स फ्रॉम merely selling raw commodities to creating value added products. Example, farm made pickles, cold pressed oils, spice mixes that cater to the consumer need to convenience and quality, significantly boosting farmer income. तो मूल्य संवर्धन के थ्रू हम लोग कहीं ना कहीं जो फार्मर की इनकम है उसको इम्प्रूव करने का काम करते हैं, उसमें वृद्धि करने का काम करते हैं। तो मूल्य संवर्धन क्या है, सीधा सीधा बोला गया है इसमें कि ध्यान केवल कच्चे माल को बेचने से हटकर, मतलब अब हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल कच्चा माल सेल नहीं कर रहे हैं, उससे हम कहीं ना कहीं उसको प्रोसेस करके हम कई सारे उत्पाद बना रहे हैं। जैसे कृषि निर्मित आचार, हम लोग अचार बनाने का काम कर रहे हैं, कोल्ड प्रेस्ड तेल हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं, मसाला मिश्रण का काम कर रहे हैं। तो इससे हम लोग वैल्यू एडिशन का काम कर रहे हैं और फार्मर की इनकम में वृद्धि करने का काम कर रहे हैं। तो इन सब कामों पर हमारा जो काम है वो केंद्रित होता है, जो उपभोक्ताओं की सुविधा और गुणवत्ता की आवश्यकता को पूरा करते हैं। तो जो उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता जो कंज्यूमर हैं, उनको भी इजीली ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और जो क्वालिटी होता है, आप कहीं ना कहीं क्वालिटी प्रोड्यूस देने का भी काम आप कंज्यूमर्स को करते हैं। तथा किसानों की आय जो होती है उसमें भी आपका उल्लेखनीय वृद्धि होती है, उनकी भी जो इनकम होती है वो बूस्ट करती है, बढ़ती है, और उनकी जो लाइवलीहुड स्टेटस है वो क्या होता है, इम्प्रूव होता है। थैंक यू सो मच। Keep watching and like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.